नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अजय कुमार समीर जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आप कहाँ पले बढ़े, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। गोविंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस खास कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी सुनने वाले दोस्तों को और मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं बेसिकली गढ़वाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे। जिस वक्त कि मेरी पैदाइश है उस वक्त मेरे फादर रांची में पोस्टेड थे और रांची के नामकुम शहर में मेरी पैदाइश हुई। और उसके तुरंत बाद कुछ ही महीनों में मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई थी दिल्ली। तो वहाँ से फिर दिल्ली का सफ़र शुरू हुआ और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो मेरी कर्म भूमि है। और दिल्ली आकर मैंने मेरी जितनी स्कूलिंग है, वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी हो, वो मैंने दिल्ली में पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूल से। और जब मैं 10th क्लास में था तो पढ़ाई का इंटरेस्ट मुझे कभी रहा नहीं पढ़ाई में। स्कूल की जो किताबें थी उनसे मेरा दूर दूर तक राफ्ता नहीं था और कभी मुझे मज़ा नहीं आया पढ़ाई में। और हमेशा एक क्योंकि हमारे परिवार में और हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे जो कज़न थे, वो सारे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और ऑलमोस्ट सारे टॉपर थे। तो घर में एक ऐसा माहौल था कि भाई एक बच्चा हमारे घर में निकम्मा हो गया है और ये अजय पता नहीं क्या करेगा। और जब बच्चा पढ़ाई में वीक होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आपके जो भाई बहन हैं और जो आपके कज़न हैं, आपका माहौल, आसपास का माहौल है, वो सारे ही बच्चे ऐसे हों कि जो पढ़ाई में बड़े होशियार हों और बहुत ही पोजीशन होल्डर हों, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम था। और जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ऐसा मैंने देखा मेरी लाइफ में हुआ कि मेरे एक कज़न थे, वो बाल भवन जा रहे थे और मैंने उनको कहा यार कि मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ, तो हो सकता है कुछ ड्राइंग मैं भी सीखूँ वहाँ पे। और उनके साथ मैं पहली दफ़ा बाल भवन गया और मैंने फ़र्स्ट टाइम उस तरह का माहौल देखा था जहाँ पे इतने स्टूडेंट्स, इतने बच्चे वहाँ पे सीखने आते थे, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़। दिल्ली का बाल भवन बहुत बड़ा है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा और मैं बड़ा मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और जब थोड़े ही दिन हुए और मैं क्लासेस अटेंड कर रहा था तो जो हमारे जो टीचर थे वहाँ पे, मिस्टर पदम चंद, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारा हाथ अच्छा है। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा एहसास हुआ कि एक तो ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कर सकता हूँ और वो पेंटिंग है। और वहाँ पे जितने भी और स्टूडेंट्स थे मेरे साथ जो सीखने आते थे, जब मैं काम करता था तो सब मुझे घेर लेते थे, देखते थे और टीचर बड़ा अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो वो उसने मेरे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो बिल्डअप हुआ और मुझे लगा कि अब मैं भी शायद थोड़ा बहुत एक चीज़ तो कर ही सकता हूँ। तो वहाँ से फिर जो हमारे टीचर थे मिस्टर पदम चंद, उन्होंने मुझे आर्ट कॉलेज के बारे में बताया और मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि मैं इसमें पढ़ाई भी कर सकता हूँ फर्दर। तो वहाँ से मुझे बेसिकली पता चला और मैं फिर कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो ऐसे मेरी जो कला की यात्रा है वो उसका जो स्टार्ट है वो इस तरीके से होता है। जी समीर जी, आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके चित्रों में किस तरह का विषय वस्तु का आप चुनाव करते हैं व किस तरीके से आप काम को आगे बढ़ाते हैं, उस विषय में ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा दर्शकों से। गोविंद जी, जहाँ तक मेरे जो चित्र हैं उनमें सब्जेक्ट्स की बात है तो मैं अपने
जो ड्राइंग्स हैं उनमें सब्जेक्ट्स को जो मैं डिफ़ाइन करता हूँ वो मैं फ्रेगरेंस से करता हूँ। जैसे किसी भी फूल की या किसी भी तरह की फ्रेगरेंस होती है, उसी तरीके से मेरे जो चित्र हैं उसमें कुछ फ्रेगरेंस की तरह आते हैं सब्जेक्ट्स। और बेसिकली जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो माइथोलॉजी से आते हैं और कुछ उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी असर है और बड़ा प्रैक्टिकल है वो बेसिकली। और उसमें मैं लव एंड पीस की बात करता हूँ और एनलाइटमेंट की बात करता हूँ और डिफरेंट चाहे वो सोशल इश्यूज़ को मैं लेके आऊँ, लेकिन वो अल्टीमेटली उसमें जो उसका मूल होता है वो लव और पीस और जो ह्यूमैनिटी है उसको लेके मेरे तमाम सब्जेक्ट रहते हैं। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके चित्रों में जो ये लाल कलर का प्रयोग किया हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? इस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। गोविंद जी, जहाँ तक रेड कलर की बात है तो रेड कलर हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। रेड कलर बड़ा प्योर माना जाता है। आप देखें कि रेड कलर का तिलक होता है, बिंदी होती है, सिंदूर रेड होता है और जितने भी हमारे जो भी हिंदू रिचुअल्स होते हैं उनमें रेड कलर का बड़ा बहुत ही महत्व होता है और प्योरिटी के लिए इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो मेरी पेंटिंग्स हैं उनमें ज़्यादातर फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी से मैं अपनी जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ से आते हैं और बेसिकली उनमें लव एंड पीस की और हारमनी की इस तरह की मैं बात करता हूँ और फ्रेगरेंस से मैं उसको रिलेट करता हूँ। तो रेड मेरी पेंटिंग में शायद इस वजह से आता है। पिछले कुछ सालों से मैं रेड कलर काफ़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग में। वो बहुत हल्के से होता है और हल्के से मेरा जो मेरा कहने का जो बात करने का तरीका है, जैसे एक तिलक होता है ना, पूरे चेहरे पे एक छोटा सा तिलक लगता है, उसी तरीके से जो मेरा पेंटिंग है उसमें अगर आप देखें तो रेड का एक रेड बहुत थोड़े से हिस्से में आता है। वो पूरी पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट होती है और रेड कुछ कोई एक छोटे हिस्से में रेड कलर को मैं दिखाता हूँ और वो बहुत प्योरिटी की वजह से उसको शायद नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको और वो इन्हेंस करती है मेरा जो फोकल पॉइंट है उसको भी, जहाँ मेरा मेन सब्जेक्ट होता है। जो जनरली मेरे पेंटिंग में आप देखेंगे फेसेस ज़रूर होते हैं जो अपनी बात करते हैं ऑब्जेक्ट के अलावा, सिंबॉलिकल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ। तो रेड उनको इन्हेंस भी करता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है और वो बैकग्राउंड में आता है और उसको वो बिल्कुल सब्जेक्ट को बाहर निकालता है। तो रेड की ये अहमियत है मेरे काम में। वाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने इस प्रश्न का। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके चित्रों में जो ये ब्लैक एंड वाइट जो सीरीज़ है, मतलब ब्लैक और इसका, क्योंकि रंग कलाकार के जीवन में बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारी एक्रेलिक है, वाटर कलर है, तो आपने ये चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट व रेखांकन को ही क्यों चुना? उस विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों से शेयर कीजिएगा। देखिए, जब मैं छोटा था तो मटेरियल हमारे पास हुआ नहीं करता था आर्ट का, और घर का माहौल भी नहीं था, और वैसे भी आर्ट का मटेरियल वैसे भी कोई देने वाला था नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पढ़ने में तो बिल्कुल मेरा ध्यान था भी नहीं। तो एनीवे, एक चीज़ हमेशा हमारे पास होती थी, वो थी पेंसिल या पेन, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हर बच्चे के पास होती हैं, और वहाँ से वो लाइनें लगाने का जो शौक़ था मुझे, वो चाहे कलर ना हो, लेकिन वो लाइनें मेरे साथ जवान हुई या मैं उनके साथ जवान हुआ, ये मैं आज तक भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और वहाँ से वो लाइनों ने जो मुझे पकड़ा है या मैंने उनको पकड़ा है, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो ड्राइंग्स का सिलसिला बचपन से ही चला, और धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया और उस वक्त जब हम कॉलेज में काम कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे,
और मैं तो कहूँगा कि मैं फर्स्ट ईयर में ही था, और जब मैं काम कर रहा था तो मुझे हमेशा लगता था कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ ऐसी कॉम्पिटिशन्स की जाएं जो कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसा मीडियम हो जो डिफरेंट हो। हालांकि फ़र्स्ट ईयर में जब कॉलेज में मैं था तो वो बहुत बेसिक होता है, और उसमें एकेडमिक काफ़ी होता है, और लेकिन उसके पैरेलली मैं कुछ ऐसे काम करता था जो मैं घर में जाने के बाद अपने घर में कुछ काम बनाया करता था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ ड्राइंग में शायद कुछ काम कम हो रहा है, और ब्लैक एंड वाइट में पेन वर्क में लोग काफ़ी कम काम करते हैं, और जितने भी करते हैं तो वो एक लिमिटेड साइज़ में करते हैं। छोटी ड्राइंग्स को अगर हम कहें कि उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि ड्राइंग जो होता है बेसिकली वो रफ़ लेआउट की तरह लोग करते हैं, और या फिर सिंपल एक ड्राइंग बनाते हैं। तो मैंने उसका साइज़ थोड़ा ब्रेक करने का सोचा, और जो मैंने पहला भी ड्राइंग बनाया था वो 6 फीट पे बनाया था। तो 6 फीट की मैंने ड्राइंग्स बनाई, और 2 ड्राइंग्स थी, और ब्लैक एंड वाइट पूरा पेन वर्क था बड़ी शीट में। उस ज़माने में शीट्स भी अवेलेबल नहीं होती थी, तो शीट्स को जोड़ के मैंने वो साइज़ बड़ा किया था। और बाई चांस की बात है कि वो सतीश गुजराल जी ने उन ड्राइंग्स को देखा, और वो दो ड्राइंग्स जो मेरी फर्स्ट ईयर में बनाई थी वो सेकंड ईयर तक आते आते उन्होंने सतीश गुजराल जी ने उनको परचेज़ कर लिया मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला था, और एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन था, जहाँ से मुझे ये पता चल गया था कि ड्राइंग एक ऐसा मीडियम है जो आगे मुझे बहुत मदद करेगा, और मैं इसमें अगर काम करूं। और ऐसा सतीश गुजराल जी ने भी मुझे कहा कि तुम बहुत डिफरेंट काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ना मत। उन्होंने अपने घर बुलाया मुझे, और बहुत तारीफ़ की। तो वहाँ से मेरा ड्राइंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और क्योंकि आप जब काम करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके काम में आते रहते हैं। तो पिछले तकरीबन 3 सालों से मैं जो मेरी ड्राइंग्स हैं उनमें भी धीरे धीरे कुछ चेंजेस हैं। कुछ कलर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें, रेड कलर को। और इन दिनों मैंने जो काम बदलाव किया 2-3 साल में, वो ऑरिगेमी इफ़ेक्ट मेरी पेंटिंग्स में आ रहा है, मेरी ड्राइंग्स में आ रहा है कि फॉर्म्स कैसे ऑरिगेमी में तब्दील हो जाती हैं। एक जो सेमी रियलिस्टिक फॉर्म्स हैं, रियलिस्टिक बॉडीज़ हैं, वो कैसे ऑरिगेमी में बदल जाती हैं, और वो अनफोल्ड होती हैं। जैसे ज़िंदगी कभी आधी खुली आधी बंद ऐसे रहती हैं हम सबकी। तो इस तरीके से वो ऑरिगेमी में तब्दील होते जा रहे हैं कुछ फॉर्म्स। और देखिए धीरे धीरे कैसे हम क्या कर पाएंगे, और तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जी ज़मीर जी, आपने अलग ही पहचान एक बना चुके हैं इस ड्राइंग्स के माध्यम से। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, या जो पास आउट होकर निकले हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं या अभी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है और इस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ा पेशेंस का काम है, और पेशेंस रखें और शिद्दत से काम करें, और इतना उसको रेगुलर रखें काम को, क्योंकि आधा अधूरा कलाकार होता नहीं है। कलाकार पूरा ही होना चाहिए, और पूरा ही होता है, और तभी वो कलाकार बन पाता है। तो अपनी जो आपका काम है उसको शिद्दत के साथ करें, और कुछ नया करने का ट्राई करें, और हताश बिल्कुल ना हो कभी भी लाइफ में, क्योंकि हर तरह के मोड़ आते हैं लाइफ में, और जो इन मोड़ों को पार करता है तो वही आगे जाके और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो आप काम करते रहें और एंजॉय करें, काम को एंजॉय करें सिर्फ। बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आती जाएंगी, और सब आप देख पाएंगे जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं। सिर्फ काम के प्रति ईमानदार रहें और उसको बहुत मन से करें। जैसे माँ खाना बनाती है उस तरीके से आप अपना काम करें, तो बच्चे को स्वाद आता है अपनी मदर के खाने का। इसी तरीके से देखने वालों को भी वैसा ही स्वाद दिखाई देता है जब आप काम करते हैं। और
उसके रिजल्ट्स भी उसी तरीके से मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।